नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वायुमंडल के कितने लेयर हैं। धरती के सतह से क्रम के अनुसार हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बरही मंडल है। इस तरीके से सारे मंडलों के बारे में देखा था। फिर मैंने गैसों की संरचना के बारे में बताया था कि वायुमंडल का संरचना, इसका संगठन कैसे हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन सी गैस का क्या कार्य है, मतलब कहने का उसकी क्या भूमिका है। अगर पृथ्वी पर जीवन संभव है तो कौन सी गैस की कितनी भूमिका है, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद मैंने क्षोभ मंडल के बारे में भी पढ़ा दिया था आप लोगों को कि क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं घटती है, जैसे बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, ये सभी घटनाएं, यानी कि वेदर फिनोमेना कहाँ होती है, ये सभी होती है आपका क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर में। अच्छा, बैरोमीटर का पाठ्यांक के बारे में ही बताया था कि तेज़ी से गिरता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, धीरे धीरे नीचे गिरता है, तो कौन सी घटनाएं घटती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं समताप मंडल के बारे में। किसके बारे में? समताप मंडल। तो चलिए शुरू करते हैं। समताप मंडल। समताप मंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखिए, समताप मंडल कहने से ही पता चल रहा है क्या कि समताप, समताप मतलब सम मतलब बराबर, ताप मतलब टेम्परेचर। जहाँ पर तापमान एक समान रहता हो वहाँ पर उस मंडल को क्या बोलेंगे? समताप मंडल। मतलब कहने का ये है कि तापमान एक समान, यहाँ पर तापमान में बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगी, तापमान लगभग एक समान रहेगा, इसे ध्यान में रखना है। और अब एक बात बताइए कि जहाँ पर तापमान एक समान रहेगा, क्या वहाँ पे मौसमी घटनाएं घटेगी? क्या वहाँ बादल बनेंगे, वर्षा होगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो हवाएं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी और वहाँ पर वेपोराइजेशन की क्रिया नहीं हो पाएगी। मतलब कहने का है कि वहाँ पर कोई सतह भी तो नहीं है जहाँ से वेपोराइजेशन हो। तो कहने का मतलब ये है कि आंधी और तूफान बनने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। जहाँ पर तापमान कम और जहाँ तापमान ज़्यादा हो तो हवाएँ क्या करती है कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ती है, लेकिन वहाँ पे कोई प्रेशर ही पैदा नहीं होगा। तो तापमान एक समान होता है, इसमें तापमान जो है एक समान है। और हवाई जहाज़ के उड़ान के लिए, हवाई जहाज़ के उड़ान के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये याद रखिएगा, उपयुक्त माना जाता है। मतलब कहने का ये है कि हवाई जहाज़, एरोप्लेन कौन से मंडल में उड़ाई जाती है? तो समताप मंडल में उड़ाई जाती है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये क्षोभ मंडल है, ये क्षोभ मंडल, और यहाँ से शुरू होता है समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल के ठीक ऊपरी हिस्से, यहाँ पर जो हिस्सा समताप मतलब क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्सा जो समताप मंडल से लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ बादल बनते हैं। रेयर केस में कभी कभी यहाँ पर बादल बनते हैं, उन्हें कहा जाता है मदर ऑफ पल्स क्लाउड, मतलब उन्हें कहा जाता है मूलाभ। क्या कहा जाता है? मूलाभ। तो यहाँ पर भी कभी कभी बादल बनते हैं, कभी कभी बादल बनते हैं, बादल बनते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है मूलाभ। मूलाभ, मदर ऑफ पल्स क्लाउड। तो इसे ध्यान में रखिएगा, मूलाभ बादल कहाँ बनता है? समताप मंडल में बनता है। जो हिस्सा क्षोभ मंडल से लगा हुआ है, इसका प्रभाव पड़ता है वहाँ पर, जिसके चलते वहाँ बादलों का निर्माण होता है। ये रेयर केस में बनता है, लेकिन वहाँ पे बादल नहीं बनते हैं। और एक बात और, एक पॉइंट याद रखिएगा समताप मंडल के बारे में कि समताप मंडल में ओजोन परत अवस्थित है। क्या है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ओजोन परत का नाम जानते होंगे आप लोग। ओजोन लेयर ओजोन गैसों का एक सतह है, लगभग 16 से 18-20 किलोमीटर तक ये एक लेयर है वहाँ पर। और ओजोन लेयर, ओजोन सतह, ओजोन लेयर समताप मंडल में ही स्थित है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर समताप मंडल में ही स्थित है। ये VVI है, इसे याद रखना है। एक बार नहीं, ये 1000 बार से कम नहीं पूछा गया होगा।
मतलब कहने का है कि समझ लीजिए कि लगभग एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है। तो ओजोन लेयर कौन से मंडल में है भैया? समताप मंडल में, समताप मंडल में स्थित है, इसे याद रखना है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं, ओजोन लेयर के बारे में, क्योंकि इसे भी पढ़ना जरूरी है और यहाँ से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। ये कोई मंडल नहीं है, ये समताप मंडल में और मध्य मंडल में स्थित है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा समताप मंडल में है, इसीलिए पूछा जाता है कि कौन से मंडल में ये पड़ता है, तो समताप मंडल में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देख लेते हैं किसके बारे में, ओजोन के बारे में। ओजोन, ओजोन, ओजोन को हम लोग किससे दिखाते हैं? O3 से। मतलब कहने का साफ साफ है कि ओजोन का फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो O3 हो जाएगा। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन गैस जो है या ओजोन लेयर जो है वो किस गैस का रूप है, किसका एक रूप है, तो आपको आंसर बताना होगा ऑक्सीजन का, क्योंकि ओजोन देख लीजिए O3, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या बनाते हैं? ओजोन बनाते हैं। तो यहाँ पर ओजोन, ओजोन ऑक्सीजन का ही एक रूप है, का ही एक रूप है। अच्छा, अब देखिए ओजोन परत जो है ये कहाँ स्थित है? तो समताप मंडल में। जितना मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ उसे नोट कर लीजिएगा। समताप मंडल में, समताप मंडल में स्थित, समताप मंडल में स्थित है। अच्छा, ओजोन ऑक्सीजन का ही एक रूप है, समताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत में क्या हुआ है कि ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक, जो हार्मफुल रेज आती है वहाँ से, हानिकारक किरण, इसका नाम है अल्ट्रा वायलेट रे, जिसे बोलते हैं पराबैंगनी किरण। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को धरती पर पहुँचने से रोकता है। मतलब ये हानिकारक, हानिकारक सूर्य से आने वाली, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी, पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है, रोकता है। इसे ध्यान में रखना है कि ओजोन ऑक्सीजन का ही एक रूप है, समताप मंडल में स्थित है, हानिकारक सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण मतलब अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे किरण पृथ्वी पर पहुंचने से रोकता है। अच्छा, अल्ट्रावायलेट रे क्या होता है? एक सुने होंगे आप इंफ्रारेड और एक अल्ट्रावायलेट रे। देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश का परास कितना अंगस्ट्रम तक होता है, परास अंगस्ट्रम में ही मापा जाता है। तो सूर्य का जो 7 रंग आप देखते हैं ना, बैगनी से लेकर के लाल तक 7 कलर उसमें दिखाई देते हैं। मतलब कहने के 7 रंग मिलते हैं तो वाइट हो जाता है, तो सूर्य का जो किरण का रंग वाइट ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अंगस्ट्रम में आप उसका परास देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश का परास आप पढ़े होंगे कभी, लगभग 4000 अंगस्ट्रम से 8000 अंगस्ट्रम के बीच होता है। नहीं, एग्जैक्ट होता है 3900 से 7800। मतलब अगर आप परास देखिएगा तो 3900 अंगस्ट्रम से लेकर 7800 अंगस्ट्रम तक होता है। मतलब ये लाल का हो जाता है और ये किसका हो जाता है? ये बैगनी का हो जाता है, लाल का और बैगनी का। अब देखिए इससे अगर नीचे जाइएगा, बैगनी से अगर आप नीचे जाते हैं यहाँ से तो हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट। मतलब बैगनी से नीचे जाइएगा तो हो जाएगा पाराबैंगनी, वायलेट से नीचे जाइएगा तो हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट। और यहाँ पर है रेड, रेड से अगर 7800 अंगस्ट्रम से ऊपर की किरणें अगर आप देखेंगे तो उन्हीं को बोलते हैं इंफ्रारेड। क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड। तो वहीं रेड से ऊपर जो जाएगी, रेड से, उनको बोलते हैं इंफ्रारेड। तो इसे याद रखना है। मतलब कि औरक्त किरणें 7800 अंगस्ट्रम के ऊपर होती है और नीचे जो है वो पराबैंगनी किरण 3900 अंगस्ट्रम से नीचे की होती है। दोनों बातें आप समझ गए होंगे कि औरक्त किरण किसे बोलते हैं और पराबैंगनी किरण के नीचे पराबैंगनी किरण किसे कहा जाता है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि 3900
एंगस्ट्रम से नीचे की किरणें क्या कहलाती है, 7800 एंगस्ट्रम से ऊपर की किरणें क्या कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हानिकारक सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण का, अब ये रोकने का काम करता है धरती पर। अगर ऐसा हुआ कि पराबैंगनी किरण धरती पर पहुंच जाए तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, पराबैंगनी किरण अगर धरती पर पहुंचती है तो त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां पैदा हो जाती है। मतलब कहने का है कि भयानक बीमारी फैलेगी और त्वचा कैंसर से लगभग लोग प्रभावित हो जाएंगे। इसमें मतलब ये इतनी खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होने के चलते ये एक हानिकारक पराबैंगनी किरण माना जाता है। तो ये त्वचा कैंसर, ये किसके बारे में बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं पराबैंगनी किरण के बारे में। पराबैंगनी किरण के बारे में मैं बता रहा हूँ। त्वचा कैंसर जैसी बीमारी पैदा करती है, बीमारी पैदा करती है। त्वचा कैंसर जैसी बीमारी स्किन कैंसर पैदा करती है। अच्छा, ओजोन लेयर में होल हो गया है। मतलब कहने का है कि हमारे धरती से कुछ ऐसे गैस निकल रहे हैं, मतलब हम यहाँ से सुख सुविधाओं वाले चीज़ों को यूज़ करते हैं तो यहाँ से कुछ ऐसी गैसें निकलती है जो ओजोन लेयर को क्या करती है, क्षय पहुँचा रही है, हानि पहुँचा रही है। तो पराबैंगनी किरण अब डायरेक्टली धरती पर पहुँच रही है। मतलब कहने का ये है कि ओजोन परत में पहली बार छिद्र, मतलब कहने का है कि एक जो लेयर है ओजोन परत, उसमें पहली बार जो होल खोजा गया था, छिद्र, वो 1985 में अंटार्कटिका में, कहाँ खोजा गया था, अंटार्कटिका में खोजा गया था। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव में पड़ता है। देखिए यहाँ पर, ये अगर पूरी पृथ्वी है तो पृथ्वी के बीचों बीच ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के नीचे अगर आएंगे आप तो यहाँ पर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया महादेश है और ये आपका अंटार्कटिका है, पूरा अंटार्कटिका का क्षेत्र। तो अब क्या है ना कि यहाँ पर लगभग यहाँ पर आपको ओजोन परत का होल मिला है। इसका प्रभाव ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है। देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया महादेश होने के बावजूद भी, ऑस्ट्रेलिया महादेश है फिर भी उसकी जनसंख्या आपको 4 करोड़ 5 करोड़ मिलेगी। मतलब कहने का है कि इससे ज़्यादा नहीं है। जितना ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या है उतना हमारे यहाँ रेलवे में फॉर्म भरा जाता है। वहाँ पे 2.37 करोड़ यहाँ पर जनसंख्या है, हमारे यहाँ 2.5 करोड़ फॉर्म भरा गया था रेलवे का। तो कहने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा तो हमारे यहाँ फॉर्म भरा जाता है। यही कारण है ऑस्ट्रेलिया में कम जनसंख्या होने का, कि यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रे का प्रभाव है और लगभग लोग वहाँ के मतलब त्वचा कैंसर से प्रभावित रहते हैं। आगे देखिए, हाँ इतनी बातें समझ गए आप। अब आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत में पहली बार छिद्र 1985 में अंटार्कटिका में खोजी गई थी। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एग्जाम में। अब आपसे बात पूछा जाए कि बताइए कि आखिर ये बनती कैसे है, जो ओजोन गैस है इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए, जो सूर्य की किरणें होती है, पराबैंगनी किरण पर अगर ऑक्सीजन पर पड़ जाएगी, ऑक्सीजन पर पड़ जाती है, तो पराबैंगनी किरण का ऑक्सीजन पर पड़ने के चलते ही ये O3 में चेंज हो जाती है। मतलब कहने का है कि ओजोन में इसका परिवर्तन हो जाता है। ये बात याद रखिएगा कि अल्ट्रा वायलेट रे का ऑक्सीजन पर पड़ने के चलते ही किस चीज़ का निर्माण होता है, तो ओजोन परत का निर्माण होता है, ओजोन लेयर का निर्माण होता है। तो ओजोन लेयर ऐसे ही बनता है, ओजोन गैस ऐसे ही बनती है। अब क्या है कि दिन पर दिन इसमें क्षय क्यों हो रहा है। ओजोन लेयर जो है, जो हमें पराबैंगनी किरण से बचा रहा है, सूर्य के पराबैंगनी किरण से, ये दिन पर दिन ख़त्म क्यों होते जा रहा है। क्योंकि अब हो क्या रहा है कि हम लोग बहुत सारे चीज़ें यूज करते हैं। जैसे एक गैस निकलती है CFC, इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, ये तीनों से मिलकर के CFC गैस है। इसे याद रखिएगा, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कहने का मतलब कि ये
ग्रीन हाउस गैस जो ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प करती है, वैसी गैस नहीं है ये। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, इसके एक अणु जो है, इसके एक अणु, एक एटम लगभग ओजोन गैस के 1,00,000 अणुओं को मारने का क्षमता रखता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो एक मॉलिक्यूल्स है वो ओजोन गैस के ओजोन परमाणु का लगभग 1,00,000 अणुओं को मारने का क्षमता रखता है। इसीलिए बहुत तेजी से इस गैस के रिसाव के चलते ये गैस जो है ये जल्दी जल्दी विनाश कर रही है, किसका? ओजोन लेयर का। इस गैस को फ्रियॉन भी कहा जाता है। अगर आपसे कभी पूछ देगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आपको आंसर बताना होगा फ्रियॉन। तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये गैस जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से निकलती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है? देखिए, जैसे आप कूलर यूज़ करते हैं, कूलर नहीं, फ्रिज आप यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करते हैं, आप परफ्यूम यूज़ करते हैं, तो उन सब से निकलती है। जैसे आप यहाँ पर रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर, या इससे बोल सकते हैं फ्रिज, एसी, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, या परफ्यूम का यूज़ करते हैं। तो उन सब से कौन सी गैस निकलती है भाई? तो ये निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये सब क्या है? ये घातक है, किसके लिए? ओजोन लेयर के लिए। तो ओजोन लेयर का वहीं खोज किया गया था कि इतना ज़्यादा है, 100% में से 2.5% लगभग ओजोन परत का क्षय हो चुका है। लेकिन कोरोना बीमारी जब से आई है, तब से ओजोन लेयर में कुछ ज़्यादा उसमें, और इसको लेकर के कई बार बैठक भी किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया, कनाडा में किया गया था, बहुत सारा बैठक किया गया, जिसके चलते धीरे धीरे उसको भरने का प्रयास किया गया, और कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा था उसमें कमी लाई गई। तो इसके चलते धीरे धीरे वो भर रहा है, ओजोन होल जो है भर रहा है। चलिए, इतनी बातें आप लोग समझ गए ओजोन के बारे में, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ओजोन परत की मोटाई किस चीज़ से मापी जाती है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत की मोटाई, कि ओजोन परत कम हो रहा है, लेयर उसका क्षय हो रहा है कि नहीं। तो ओजोन परत की मोटाई डाबसन से मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई डाबसन से मापी जाती है। महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। ओजोन परत की मोटाई किस चीज़ से मापी जाती है भाई? डाबसन से मापी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये था समताप मंडल के बारे में। ये किसके बारे में था? समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल की ऊंचाई भी समझ आए, लिखवा दिए थे ऊंचाई आप लोग को, 18 से 30 किलोमीटर। अब देखिए, अब आएगा कौन सा हमारा मंडल? मध्य मंडल, मीजोस्फीयर बोलते हैं, मध्य मंडल। अब देखिए, मध्य मंडल कहने का मतलब क्या कि ये एकदम बीच में होगा। 5 लेयर है वायुमंडल का, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। इन पांचों के बीच में है, मतलब नीचे से 2 और ऊपर से 2। तो ये एकदम बीच में स्थित है, यह बीच का सतह है, यह बीच का सतह है, वायुमंडल के बीच का सतह है। एक ही पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा कि जो उल्का पिंड होते हैं, आप देखते हैं ना रात में उल्का पिंड, तारों का टूटना कहा जाता है। उल्का पिंड जो होते हैं वो आकर के इसी मंडल में जल जाते हैं। कभी कभी उल्का पिंड जलते भी नहीं है, उल्का पिंड इतने बड़े होते हैं कि कभी कभी जलते भी नहीं है, आधे अधूरे जले हुए धरती पर गिर जाते हैं। तो जहाँ गिरते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं, लेकिन ये रेयर केस में कभी कभार होता है, नहीं तो वो जल जाते हैं। इतनी हवाओं का तेज घर्षण होता है, वायुमंडल में तेज घर्षण होता है कि आग लग जाती है उनमें और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उल्का पिंड इसी मंडल में जलते हैं। यही 2-3 पॉइंट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। यह बीच का सतह है और यही पॉइंट याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। उल्का पिंड इसी मंडल में जलते हैं, उल्का पिंड इसी मंडल में आकर के जल जाते हैं। ये अभी हाल ही में
यूपी में एग्ज़ाम हुआ था टेट का शायद, या टेट का शायद एग्ज़ाम हुआ था, या सुपर टेट का, ऐसे ही था, उसमें ये परीक्षा में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे, अब क्या है कि अच्छा, अगर मैं टेट सुपर टेट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एसएससी में नहीं आएगा, वो बीपीएससी में नहीं आएगा, ये किसी भी परीक्षा में आ सकता है। ऐसा थोड़े है कि बंटवारा कर दिया गया कि ये उसका है ये उसका है, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, बस आपको याद रखना है। अब हम लोग मध्य मंडल के बाद पढ़ेंगे आयन मंडल के बारे में। किसके बारे में? आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनोस्फीयर। आयन मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनोस्फीयर। अब देखिए आयन मंडल क्या है। आयन मंडल एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझिए तो हमारे लाइफ के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए। आप जो कुछ भी अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संचार, एक जगह से दूसरे जगह आप बात कर ले रहे हैं मोबाइल से, ये सभी संभव हुआ है आयन मंडल के चलते ही। आयन मंडल का बहुत बड़ा रोल है। अब जैसे मान लो कि ये आयन मंडल है, ये आयन मंडल है, ये वो हिस्सा है जहां हम लोग रहते हैं। तो अब क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ से मैंने बात करना शुरू किया मोबाइल से, तो इसमें आयन मंडल के ऊपरी सतह में, यहाँ पर आयन मंडल के ऊपरी सतह में यहाँ पर आयनों की अधिकता होती है। आयनों की अधिकता होती है। आयनों की अधिकता कहने का मतलब चार्ज, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे चार्ज होते हैं। जैसे चार्ज का मतलब क्या? निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। आयन मतलब धनायन, ऋणायन, ये सब होता है। तो चार्ज की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, और चार्ज इतने ज़्यादा होते हैं यहाँ पर कि कोई भी अगर यहाँ से रे गुजरती है, रेडियो वेव, अरे रेडियो वेव समझते हैं ना, रेडियो तरंगे, तो रेडियो वेव, कोई भी रेडियो तरंगे यहाँ से गुजरती है, यहाँ से, तो ये रिटर्न होती है और तब जा करके इधर के सिग्नल को पकड़ती है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप मोबाइल से बात करते हैं या कोई चीज़ को लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो वो सभी क्या है? इसी का कारनामा तो है कि यहाँ से ये रेडियो तरंगे गई और यहाँ से रिटर्न हो गई। अब सोचिए कि अगर आयन मंडल नहीं होता तो मान लीजिए आपने मोबाइल में बोला हेलो, अभी हेलो कहाँ जाता कोई नहीं जानता, ये अंतरिक्ष में निकल जाता, मतलब वायुमंडल से बाहर निकल जाता, अंतरिक्ष में चला जाता। लेकिन यही ऐसा लेयर है जो रेडियो तरंगों को रिटर्न कर देता है, रेडियो तरंगों को बाहर नहीं जाने देता है। तो संचार संभव हुआ है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि संचार संभव हुआ है किस मंडल के कारण, आंसर क्या बताएंगे आप? कौन सा मंडल है? आयन मंडल के कारण। या संचारीय उपग्रह जो होते हैं किस मंडल में छोड़े जाते हैं? आयन मंडल में ही छोड़े जाते हैं। समझ गए? देखिए अब इसके बारे में पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट, संचार संभव हुआ। संचार संभव हुआ, इसे याद रखना है। संचार संभव हुआ मतलब कहने का ये है कि एक जगह से दूसरी जगह हम मोबाइल से बात कर ले रहे हैं, तो इसी मंडल के चलते ऐसा हुआ है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, संचार संभव हुआ है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि संचारीय उपग्रह आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। संचारीय उपग्रह आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट, सभी रेडियो तरंगे आयन मंडल से ही रिटर्न होती है, से लौटती है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। सभी रेडियो तरंगे, ये ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ये ज़्यादा पूछा जाता है, इसे याद रखना है। वीवीआई है ये कि सभी रेडियो तरंगे कहाँ से रिटर्न होती है, सभी रेडियो तरंगे कहाँ से आती है? लौट करके आती है। तो ये आती है कहाँ से भाई? तो ये आयन मंडल से रिटर्न होती है, आयन मंडल से लौट के आती है। अच्छा, रेडियो तरंगे दो प्रकार की होती है, याद रखिएगा। रेडियो तरंगे जो होती है
रेडियो वेव ये दो प्रकार की होती है, एक होती है लॉन्ग रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो, और एक होती है शॉर्ट रेडियो। हिंदी में इसे बोलते हैं दीर्घ और इसे बोलते हैं लघु। लॉन्ग वाले का खोज कौन किया था? दीर्घ रेडियो तरंगे का, इसका खोज किया था हेनरिक। इसे याद रखिएगा, हेनरिक ने खोजा था, हेनरिक ने खोज किया था। अरे लॉन्ग रेडियो वेव का खोज कौन किया था? हेनरिक किया था। और शॉर्ट रेडियो वेव का खोज किया था मार्कोनी। कौन किया था? मार्कोनी। तो इसे भी याद रखिएगा, इसका भी खोज किया था मार्कोनी। तो महत्वपूर्ण है, दो तरीके की रेडियो तरंगे होती है, शॉर्ट रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो वेव। मतलब जो रेडियो तरंगे होती है वो बहुत ही तेज़ी स्पीड से चलती है। आप अगर कहीं भी, जैसे मान लो अभी इंडिया में है, आप लंदन में बात करना चाहते हैं, हेलो कहेंगे तुरंत हेलो चला जाएगा वहाँ। इसका मतलब रेडियो तरंगों का स्पीड जो होता है वो लाइट के स्पीड के बराबर होता है। मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है ये। मतलब 1 सेकंड में पृथ्वी का 7 चक्कर लगा लेती है। कहने का मतलब इतना तेज चलती है ये, इसे ध्यान में रखना है। तो आप समझ गए होंगे ये मैंने किसके बारे में बताया है। तो ये आयन मंडल के बारे में, आयन मंडल के बारे में आप समझ गए होंगे। आयन मंडल में और भी लेयर है, D1, D2, F1, F2, लेकिन वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन लेयर ऐसे ही याद रखिएगा, पूछ दिया जाता है कभी कभी। D1, D2, F1, F2 लेयर जो है सतह, वो किस मंडल में पड़ते हैं? तो आयन मंडल में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? एक्सोस्फीयर, इसको बोलते हैं बाह्य मंडल, बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर। अब देखिए यहां से एक ही पॉइंट याद रखिएगा, यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, वायुमंडल के सबसे बाहरी परत है, आउटर लेयर बोलते हैं इसे, बाहरी परत। यह वायुमंडल के सबसे बाहरी परत है। कौन बाहरी परत है भाई? वायुमंडल। और इसकी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। आप इसका देखेंगे कि हाइट कितना है, तो 640 किलोमीटर के ऊपर है ये। तो इसकी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है, इसकी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है, इसकी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। और इसके ऊपर यह अंतरिक्ष से मिला हुआ है, यह अंतरिक्ष से मिला हुआ है। मतलब इसके ऊपर अब सब अंतरिक्ष ही मिलेगा आपको। 3 पॉइंट याद रखिएगा। यह वायुमंडल के सबसे बाहरी परत है, इसकी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। मतलब ये बहुत ज़्यादा है। आप अगर ये वायुमंडल है इतना दूर, अब ये इसमें मान लो 5 लेयर है ऐसे करके, तो इससे बाहर, मतलब ये जो लेयर है इससे बाहर जो जाइएगा आप यहाँ से, तो ये पूरा अंतरिक्ष है। और अंतरिक्ष में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा। मतलब यहाँ के ऊपर अगर आप बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाएगी। तो इतना पॉइंट अगर आप याद रखते हैं तो आप एक बहुत अच्छे जानकार हैं, आप एग्जाम में प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। मतलब जितना भी मैंने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ाया है आपको, एटमॉस्फेयर में अगर आप इतना याद रखते हैं तो आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, आप एक अच्छे जानकार भी होंगे। तो ठीक है, इतना मैं छोड़ दे रहा हूँ। आज हमारा एटमॉस्फेयर पूरा समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।